हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत कॉम्प्लिकेट लगता है बच्चों को। इस वीडियो के अंदर आपके सारे कन्फ्यूज़न, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए इसको 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाए। आपसे हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। देखो बेसिकली इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए कम से कम सब्सक्रिप्शन तो कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब करिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, और पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखते हैं सबसे पहला जो इसमें चीज़ है कि देखो चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या चीज़ होती है। देखो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, देखो यूएनओ का लोगो लगा हुआ है यहाँ पे, तो पता चलता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखो नाम पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मतलब वर्ल्ड वाइडली, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाला संगठन। एक ऐसा संगठन जो दुनिया भर में देशों के लिए काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक ऐसा संगठन जो दुनिया में जितने भी देश है भाई, जो इसके सदस्य हैं, उन सब के लिए काम करता है। इसका जो कार्य क्षेत्र है बड़ा विस्तृत होता है, विश्व स्तर पर होता है। विश्व स्तर का मतलब होता है कि जितने भी विश्व के देश हैं वो उसके सदस्य बनते हैं, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हिस्सा माना जाता है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो सभी सदस्य देशों के बीच क्या है, शांति बहाल करने का काम करते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको समाधान करते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं विवादों को समाधान करते हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पे एक चीज़ मानी जाए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई भी ऐसा संगठन हो सकता है जो दुनिया भर के देशों के बीच शांति स्थापना की बात कर रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है। तो ऐसे किसी भी संगठन को हम लोग क्या कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। उदाहरण के लिए आपके सामने यूएनओ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। ऐसे जो संगठन है आपके उदाहरण है किसके, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के, क्योंकि ये सारे संगठन केवल एक देश की नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए काम करते हैं। बात आती है, एक क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है अपने आप में, कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। ठीक है जी, किसी भी देश को या किसी भी देश से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, प्रश्न ये है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए क्यों। देखो भैया, कुछ समस्याएं ऐसी हैं हमारे आसपास जिनसे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप कोविड की बात करते हैं, आपको याद है 2019 में आपके क्या था, कोविड आया था, भारत में 2020 में आया था। तो कोविड का टाइम पीरियड में उसकी दवाई नहीं थी, दुनिया भर के देशों ने क्या किया, एक दूसरे का सहयोग करा। फिर बहुत लास्ट में जा करके बहुत समय के बाद अमेरिका ने इसकी वैक्सीन बनाई, फिर इसके देखा देखी अन्य देशों ने भी इसकी वैक्सीन बना ली थी। तो कहने का मतलब है कई बार ऐसी समस्याएं देश के सामने आ जाती है, दुनिया भर के सामने आ जाती है, जहाँ पे निपटना एक देश के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमें अंतर्राष्ट्रीय जो भी विवाद होते हैं उसको सुलझाने के लिए, युद्धों को रोकने के लिए, आपको याद होगा कि यूएनओ को बनाया इसलिए गया था ताकि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध ना हो। अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि यूएनओ या अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे युद्ध जाके दो देशों के बीच क्या है, अगर वो बातचीत से अपनी समस्या को सुलझा लेंगे तो उनके बीच लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, विश्व के आर्थिक विकास के लिए देखो दुनिया में हर तरह का देश है, बहुत विकसित देश भी है, बहुत गरीब देश भी है, बहुत विकासशील देश भी है। ठीक है, तो इस स्थिति में हर एक देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाना भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम बन जाता है। हमारे सामने प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, महामारी या जैसे कोविड की बात करी मैंने, तो इन समस्याओं से निपटना भी किसका काम होता है भैया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। मतलब देखो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कोई एक देश नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत से देशों का समूह है। तो सभी देश मिलकर के समस्याओं का समाधान करते हैं। तो भैया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, भाई एक देश दूसरे देश की मदद कर रहा है, बड़ा देश छोटे देश की मदद कर रहा है, इस तरीके से क्या होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बन करके सामने आता है। आज के समय में पर्यावरण को लेकर सबसे बड़ी जो समस्या है वो वैश्विक ताप वृद्धि की, लगातार तापमान का बढ़ना। ऐसी समस्या निपटने के लिए दुनिया भर के सभी देशों को एकजुट आना पड़ता है, और ये काम किस में हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। तो मुख्य तौर पे एक बात हमें स्पष्ट ये हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कामों को अंजाम देता है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर, वो हमारा लीग ऑफ नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच। इसके अलावा ये यूएनओ की कुछ एजेंसियां हैं जो आगे आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपके सामने है लीग ऑफ नेशन। आपको याद है पहला विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 से लेकर 1918 के बीच में। तो जब पहला विश्व युद्ध हो जाता है तो दुनिया के नेताओं को भी ये लगता है यार ऐसे युद्ध होते रहेंगे तो भाई बहुत तबाही होती है, बहुत नुकसान होता है, तो दोबारा विश्व युद्ध ना हो। तो इसके लिए क्या किया, एक संगठन बनाया गया। ठीक है,
ताकि क्या हो भैया, पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया को इस बात के लिए जगह कि झगड़ों के निपटारे के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने लीग ऑफ नेशन को बनाया और शुरुआत में ये सफल रहा, लेकिन ये दूसरा विश्व युद्ध होने से नहीं रोक पाया। आपको याद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 के बीच हुआ था। ठीक है जी, तो इस विश्व युद्ध को ये संगठन नहीं रोक पाया, तो भैया ये अपने आप में असफल हो गया। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 में। वुडरो विल्सन एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध से बचाना था भैया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर दुनिया ने देखी कितनी तबाही होती है, कितना नुकसान होता है, कितना जान माल का होता है। तो उससे बचने के लिए संगठन को बनाया गया था, लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था, लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक पाया। एंड बाद में यूएनओ को इसके उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिससे हम पढ़ेंगे आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि इसका उत्तराधिकारी बनकर के सामने आता है। तो ये पहला था हमारा लीग ऑफ नेशन। आगे चलते हैं, आगे हमारे सामने है यूएनओ, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में कहते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी। क्यों? देखो, जो काम लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, वो काम करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। इट्स मीन ये उसका उत्तराधिकारी सक्सेसर का काम करता है। शुरुआत में बात करें इसकी स्थापना के समय, इसमें 51 सदस्य थे। भारत भी इसका सदस्य था। भारत ने इसकी सदस्यता 30 अक्टूबर 1945 को ली थी। फिर क्या ली क्या थी? भारत को दिलाई गई थी, क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन के गुलाम थे, तो ब्रिटेन के द्वारा भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, बात करेंगे 2013 में। अगर देखा जाए 2013 में इसमें 193 सदस्य हो चुके थे, और दक्षिण सूडान इसका अंतिम जो 193वां सदस्य है। खैर ये 2011 में शामिल हुआ था, एग्जैक्ट डेट आपको आगे बताई जाएगी। इसके जो वर्तमान महासचिव है, देखो यूएनओ एक संगठन है, इसमें जो सर्वोच्च पद होता है वो महासचिव का होता है, और वर्तमान महासचिव होते हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ बना कैसे, इसकी निर्माण प्रक्रिया कैसे रही। तो एक चीज़ समझिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द है वो अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, पूरा नाम इनका है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है जी, इन्होंने इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ रखा था। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहली बार प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1 जनवरी 1942 में किया गया था। अगस्त 1941 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने दोनों ने किस पे हस्ताक्षर किया? अटलांटिक चार्टर पे साइन कर। मतलब ये बात चल रही है कि यूएनओ का संगठन बनाया जाएगा। जनवरी 1945 में धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले, और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। मतलब कि देखो, आपको याद है सेकंड वर्ल्ड वार में धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे, तो 26 मित्र राष्ट्रों ने क्या किया? इस पर साइन करे। ठीक है, कि यूएनओ बनाना जाना चाहिए। फरवरी 1945 आ गया हमारे सामने। तो 3 बड़े जो नेता थे, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। इनका पूरा नाम है जोसेफ स्टालिन, जो सोवियत संघ से बिलोंग करते थे। उन्होंने याल्टा में सम्मेलन किया, जिसमें लगभग इसमें शायद 2 महीने का समय नहीं लगा था। 2 महीने का समय एंग्लो फ्रांस में लगा था इसमें, सैन फ्रांसिस्को में। 3 बड़े नेता, जो रूजवेल्ट है, चर्चिल है, जो स्टालिन है, उन्होंने याल्टा सम्मेलन किया इन्होंने, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया कि भाई ऐसा सम्मेलन किया जाएगा। और ये सम्मेलन हुआ कब? ये हुआ कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में, मई 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले में 2 महीने लंबा एक सम्मेलन संपन्न किया जाता है। जून आ जाता है फाइनली। 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर करे, और पोलैंड इसमें शामिल नहीं था, लेकिन बाद में ये पोलैंड भी इसमें शामिल हो जाता है। मूल रूप से इसमें 51 सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना औपचारिक तौर पे हो जाती है। ठीक है, और हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है, यूएनओ डे। और 30 अक्टूबर 1945 से भारत संघ में शामिल हो जाता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसका निर्माण प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं हम यूएनओ, जो हमारा दूसरा मसला है। यूएनओ आखिरकार है क्या? बेसिकली एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मैंने बता दिया अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो दुनिया भर के देशों के लिए काम करते हैं। स्थापना बता दी कि 24 अक्टूबर 1945 को होती है। देखो, मैंने बताया था कि जो यूएनओ के अंदर जो सबसे बड़ा जो पद है वो होता है महासचिव का। किसका? महासचिव का। तो यूएनओ के जो दूसरे महासचिव थे, जिनका नाम क्या था भैया? डैंग हैमरशोल्ड इसके दूसरे महासचिव थे। वो क्या बताते भाई, यूएनओ की परिभाषा क्या देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसको नर्क से बचाने के लिए। देखो, कोई भी संगठन या कोई भी चीज़ है, वो आपको इसलिए नहीं दी गई है कि आपको अच्छे चीज़ें करके देगा, वो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा, बल्कि भैया वो है कि जो आपको दिक्कतें, परेशानियाँ, जो नर्क जैसा माहौल है, उससे आपको बचाने की कोशिश ये जरूर करेगा।
चर्चिल चर्चिल को ना ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कहते हैं कि सबसे बढ़िया तो ये है कि हम हथियार से ना लड़े, इससे बढ़िया कि हमें जुबान से लड़ने चाहिए। जुबान मतलब जो हमारी जबान होती है उसके माध्यम से हम आपस में लड़ लेंगे, वो बेहतर है। क्योंकि जब हम हथियार से लड़ेंगे तो लोग मारे जाएंगे, लेकिन जबान से क्या होगा भाई, हम कोई भी व्यक्ति की हत्या नहीं होगी। तो सबसे बढ़िया ये है कि हम आपस में बातचीत करके मसलों को सुलझा लें। अब यूएनओ का जो ये चार्टर है, मतलब यूएनओ का ये लोगो है, आपका प्रतीक चिन्ह जिसे हम लोग कहते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दुनिया का नक्शा बना हुआ है, उसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं और ये पत्तियां विश्व शांति का प्रतीक बनी हुई। तो यूएनओ का लोगो का क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, 1 नंबर 2 नंबर के हिसाब से, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या भैया, क्यों बनाया है, मैंने बताया कि देखो आप ये भी लिख सकते हो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं, वो पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देखो वही चीज़ है, शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, विभिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध करने के लिए, मतलब फ्रेंडशिप वाला एनवायरनमेंट बना रहे, आपसी सहयोग हो, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक और मानवीय ढंग से समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, मतलब एक देश दूसरे से संधि करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं उनको सम्मानपूर्वक लागू किया जाना चाहिए। जितने भी देश हैं उनकी प्रादेशिक अखंडता को ध्यान में रखना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है, संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग यहाँ पे बताए गए हैं आपको। इसमें से एक अंग 1994 में समाप्त कर दिया गया था। क्यों किया गया था आपको आगे पता चलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण उसका अंग है वो क्या है, सुरक्षा परिषद, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में आपके दिया गया है। दूसरा महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासिता परिषद, जिसे बताया 1994 में समाप्त कर दिया गया। आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये आपके मुख्य 6 अंग है। इन सब 6 के बारे में आपको 1 बाय 1 अब आगे पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए पहला क्या है, यूएनओ के सबसे पहला जो है आपका सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की अगर बात करें 2021 में, देखो एक चीज़ समझो पहले, यूएनओ को जो सुरक्षा परिषद है सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसे दुनिया का पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होंगे और 10 नॉन परमानेंट, मतलब 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य हैं। 2021 में देखें तो इसमें 15 जो सदस्य थे कुछ इस प्रकार से थे। ये तो 5 तो आपके फिक्स हमेशा के लिए, एस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, ऐसे करके ये पूरे के पूरे 10 कंट्री हैं जो कि 2021 में इसमें शामिल थे। खैर आगे जो ये अस्थायी सदस्य हर 2 साल में बदले जाते हैं, तो ये बार बार बदलते रहते हैं। तो 2021 के हिसाब से ये फोटो आपको दिया गया है कि 2021 में ये सदस्य इसमें शामिल थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्य कैसे आते हैं या क्या होते हैं, इनके उनके पास क्या शक्तियाँ क्या नहीं है, ध्यान से समझे। स्थायी सदस्य, देखो आपको ना एक ट्रिक दे रहा हूँ मैं, हिंदी वालों के लिए अलग और इंग्लिश वालों के लिए अलग। स्थायी सदस्य याद करने की सिंपल ट्रिक है, आपको याद रखना अरबी चीफ। अरबी चीफ मतलब आ से अमेरिका, रा से रशिया मतलब रूस, बी से ब्रिटेन, ची से चीन और अब फा से फ्रांस। तो ये क्या है, इसकी ट्रिक है याद करने का कि इसके स्थायी सदस्यों का नाम कैसे आप याद रखोगे, परमानेंट मेंबर कैसे आप याद रखने वाले हैं। इंग्लिश की ट्रिक देखिए, इसको रखना फ्रेश से, किससे, फ्रेश। एफ से फ्रांस, आर से रशिया, ए से अमेरिका, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड। तो बेसिकली ये जो 5 सदस्य हैं इसके स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के द्वारा हमेशा के लिए सदस्य चुने गए, मतलब ये मान लिया गया जब तक यूएनओ रहेगा, जब तक सुरक्षा परिषद रहेगी, जब तक ये 5 सदस्य इसके स्थायी सदस्य बने रहेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और ये चीन जो इसके स्थायी सदस्य हैं। बेसिकली चुनाव कैसे हुआ था इन देशों का, जो देश सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ज़्यादा ताकतवर थे उनको ये जो विजेता थे, ताकतवर थे, उनको स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। स्थायी सदस्य के पास एक विशेष शक्ति है जिसे हम कहते हैं वीटो पावर, निषेध अधिकार। ये क्या है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। पहले अस्थायी सदस्य पढ़ लें। इसके जो अस्थायी सदस्य है वो 10 है और इनका चुनाव हर 2 वर्ष के बाद किया जाता है। ये बी वर्ड गलती से टाइप हो गया, हर 2 वर्ष के बाद इसके चुना जाता है। लेकिन एक और बात है कि कोई देश अगर एक बार 2 साल की बना उसके तुरंत बाद उसको दोबारा नंबर नहीं आएगा। मतलब कि जैसे भारत अभी बन गया, अगर मान लेते हैं 2 साल के लिए बना, उसके बाद दोबारा 2 साल के तुरंत नंबर इसका नहीं आएगा, बाद में दोबारा आ सकता है कभी, लेकिन लगातार 2 बार किसी भी देश का नाम नहीं आता। अस्थायी सदस्यों के पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो जाए। मीन्स जितने भी महादेश हैं, मतलब जो महाद्वीप है मेजरली बड़े बड़े जो देश है जिसमें 7 कॉन्टिनेंट आते हैं, उनमें से प्रत्येक में से कम एक सदस्य अवश्य होना आवश्यक होता है। यहाँ पे 10 में से, तो इस आधार पे कि भाई ये नहीं देखा जाता कि भाई भारत ज़्यादा आगे है या वो, यहाँ पे मेजरमेंट ये करता है कि हर एक महादेश में से एक अस्थायी सदस्य में बरकरार है। बात करते हैं वीटो पावर है क्या। देखिए वीटो निषेध अधिकार कहते हैं इसे हम। ये एक विशेष शक्ति होती है जिसके तहत किसी प्रस्ताव पर यदि 5 स्थायी सदस्य में से एक भी असहमत हो तो उस मुद्दे को निषेध कर दिया जाता है। भले कुल कितने सदस्य इसमें, 15 सदस्य सुरक्षा परिषद के अंदर, 10 स्थायी, 10 अस्थायी और 5 स्थायी। अगर 14 लोग
मतलब 10 अस्थायी सदस्य और 4 स्थायी सदस्य किसी मुद्दे पर सहमत है, किंतु एक स्थायी सदस्य सहमत नहीं है, उस स्थिति में उस मुद्दे को रद्द कर दिया जाएगा। ये होती है वीटो शक्ति। यह अधिकार केवल सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास है। थोड़ा सा अगर हम डेटा पर गौर करें तो सबसे ज़्यादा बार अभी तक किसने वीटो पावर का यूज़ करा है, वो है बेटा सोवियत संघ। अब उसकी शक्ति किसके पास चली गई है, रूस के पास चली गई, लगभग 135 बार 2018 के डाटा के हिसाब से। खैर अब तो बढ़ भी चुका होगा। चीन ने 11 बार सबसे कम बार याद किया, फ्रांस ने 18 बार, यूके ने 32 बार, अमेरिका ने 84 बार। खैर आपको सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले का नाम याद रखना है। सबसे ज़्यादा सोवियत संघ मतलब रूस के पास जाता है और सबसे कम चीन के पास जाता है। ठीक है जी। ये सुरक्षा परिषद काम क्या करती है? सिक्योरिटी काउंसिल का कुछ काम भी तो होगा भैया। देखो, ये विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जो उत्तरदायी चीज़ें हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब उन मामलों पे ज़रूरी ध्यान देगी जो विश्व शांति के लिए खतरा बने। जैसे आतंकवादी से चीज़ पर यही सुनवाई होती है, मतलब यहीं पर चीज़ विचार विमर्श होगा, प्रस्ताव आएगा। यह किसी भी देश द्वारा भेजी गई किसी भी शिकायत पर विचार करती है और मामले और झगड़े का निर्णय करती है कि भैया क्या। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जब 1948 में कश्मीर को लेकर मसला हुआ था तो यूएनओ में इसकी सुनवाई की गई थी। सुरक्षा परिषद अपने प्रस्तावों या निर्णयों को लागू करने के लिए सैनिक कार्यवाही भी कर सकता है। इसे लगता है कि यहाँ पर उचित है सैन्य कार्यवाही करना, तो ये अपने सैन्य कार्यवाही भी कर सकता है। इराक के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय सुरक्षा परिषद ने लिया था। ठीक है। इराक में एक बड़ी कार्रवाई की गई थी इसी मसले को लेकर के, वो इसी सुरक्षा परिषद के द्वारा की गई थी। अब बात आती है कि अगर अभी देखो ऐसे कोई होगा नहीं जल्दी, लेकिन अगर वहाँ पर यूएनओ के अंदर कोई नए सदस्य की बात की जाती है कि नए सदस्य उसमें आएगा या क्या होना चाहिए, तो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसी तरह संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य अगर बनना है तो उसके अंदर किसी भी देश के अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली चीज़ है वो सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, मतलब सबसे पहली बात है उसके पास आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, मतलब आर्थिक तौर पर देश मजबूत होना चाहिए। दूसरा, उसके पास सैन्य ताकत होनी चाहिए, सेना अच्छी होनी चाहिए। ऐसा देश जिसने लगातार यूएनओ के बजट में योगदान दिया हो, आबादी के लिहाज से एक बड़ा देश हो, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करे, ऐसा देश जो अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विविधता मतलब डाइवर्सिटी की नुमाइंदगी करता हो। तो ऐसे देश को हम लोग इसमें शामिल करने की बात कर सकते हैं, यूएनओ के स्थायी सदस्य के रूप में कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे इसके सामने यूएनओ का जो दूसरा अंग है वो महासभा। वो क्या है? महासभा। एक्चुअली क्या होता है महासभा का अर्थ ये हो गया भाई जितने भी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, जो भी देश ज्वाइन करता है वो महासभा का सदस्य बन जाता है। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। मैंने बताया जो इसका अंतिम सदस्य था वो था भैया दक्षिणी सूडान, जिसने 14 जुलाई 2011 को शामिल हुआ था। इसके सभी सदस्य को एक वोट का अधिकार प्राप्त है और सबकी वैल्यू सेम है। इसकी बैठक हर महीने सितंबर के महीने में होती है। इसका कार्यकाल, इसका जो अध्यक्ष होता है वो 1 साल के लिए चुना जाता है और इसके कुछ जो मुख्य निर्णय होते हैं, मतलब किसी मुद्दे पर सहमति के लिए इसमें 2/3 बहुमत होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अगर 193 देश है तो लगभग इसमें 140 के आसपास क्या होना चाहिए भैया, वोट एक तरफ आएंगे तो जा करके इसमें से प्रस्ताव पारित होगा। मतलब लगभग 2/3, आप मान लीजिए अब 67% के आसपास ही यहाँ पे जाना चाहिए। महासभा के पास क्या क्या शक्ति, वो क्या क्या काम कर सकता है। तो महासभा की शक्तियों का जो वर्णन है यूएनओ के चार्टर की नंबर है, धारा 17 से लेकर 10 से लेकर 17 के बीच में दिया गया। इसके हिसाब से शक्तियाँ दी गई। पहली चीज़ है यूएनओ का जो बजट है वो महासभा में पास होगा। सुरक्षा परिषद वो अन्य संस्था है, इनकी जो रिपोर्ट है उस पर विचार किया जाएगा। यहाँ पर न्यास परिषद जो कि आगे पढ़ाएंगे आपको, उस पर निरीक्षण करना, उसकी निगरानी रखना इसी का काम है। प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा, धर्म के मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने में सहायता करना, कि हर एक नागरिक दुनिया किसी भी देश का हो उसको इस चीज़ के अधिकार प्राप्त हो। महासभा की शक्ति और आगे देखते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण काम है नियुक्तियाँ करना। इसमें जितने भी बड़े पद हैं, चाहे वो 10 अस्थायी सदस्यों की बात करें, हमारे आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य होते हैं, इनका चयन हो गया। जो संरक्षण परिषद सॉरी सुरक्षा परिषद में जो निर्वाचित होने वाले सदस्य हैं उसमें भी इसका यहाँ पे सुरक्षा परिषद होना चाहिए, उन सदस्यों को निर्वाचन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो 15 जज होते हैं उनका भी यहाँ पर न्यायाधीश का भी चयन यहीं से होगा। सुरक्षा परिषद की जो सिफारिशें होती है, सुरक्षा परिषद सिफारिश करेगा किसको? महासभा में सिफारिश आएगी और महासभा की सिफारिश पे क्या किया जाएगा भैया? महासचिव का चुनाव किया जाएगा। कहाँ पे? महासभा, मतलब महासभा विचार करेगी उस पर। ठीक है। फिर उसमें जब बहुमत मिलेगा तो फिर उस देश के व्यक्ति को महासचिव बना दिया जाता है। ठीक है। अब अगला जो मेन कंपोनेंट है वो हमारे पास सचिवालय। सचिवालय यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका जो मुखिया होता है उसे महासचिव कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक देश का हर एक काम सचिवालय में ही होता है। संयुक्त राष्ट्र के बाकी अंगों के लिए एक आवश्यक जानकारी कहाँ से प्राप्त होंगी आपको? सचिवालय से।
मौजूदा स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो सचिवालय में लगभग 8,000 कर्मचारी हैं। उसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हुए सचिवालय के देखें, सचिवालय और क्या काम करता है देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न जितने भी अंग हैं, अभिकरण जितनी भी एजेंसी है, उनके निर्णयों को कार्यान्वित करना, जो भी एजेंसी की चीज़ें आती हैं उनको लागू करना, उनको कार्यान्वित करना किसका काम होता है? सचिवालय का। संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न समितियों की बैठकों का आयोजन करना, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मीटिंग होती है, बैठकें होती हैं, वो सचिवालय द्वारा आयोजित की जाएंगी। सुरक्षा परिषद को विभिन्न जानकारी एवं सूचनाएं उपलब्ध कराना, सुरक्षा परिषद में जितने भी डेटा इन्फॉर्मेशन कहाँ से भेजी जाएगी? सचिवालय से। महासभा के निर्णयों का रिकॉर्ड रखना तथा आवश्यक पड़ने पर उसे सभा के सामने प्रस्तुत करना। महासभा में जो भी प्रस्ताव पारित हुआ, जो भी चीज़ें पास हुई हैं, उसका रिकॉर्ड सचिवालय में रखा जाता है, ठीक है। और समय आने पर उसको आगे दिखा भी दिया जाता है कि इस कभी ऐसा कुछ कहा गया था। देखो, महासचिव की अगर बात की जा रही है तो यूएनओ के जो महासचिव की बात करें तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहे। बेसिकली आपको सारे याद नहीं रखने, लेकिन एक दो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। एक ट्राइगली याद कर लीजिए, शुरुआती समय में नॉर्वे से बिलोंग करते थे, डैग हैमरशोल्ड आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको जो और भी याद रखना है वो थोड़े से आपको ये कॉफ़ी अनान बान की मून पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत आप। मेजरली ये यूएनओ के ऐसे मतलब इम्पोर्टेंट नाम है तो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, बट मोटा मोटी आपको 3-4 नाम जरूर याद रखें जो मैंने बताया। ट्राइगली, हैड डैग हैमरशोल्ड, कॉफ़ी ए अन्नान, बान की मून, एंड जो वर्तमान है इनके बारे में तो पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। तो बेसिकली यूएनओ के जो वर्तमान महासचिव है इनका पूरा नाम है एंटोनियो मैनुएल दे ओलिवेरा गुटेरेस। 2017 से पुर्तगाल के ये है, 2017 से लगातार ये बने हुए हैं। अभी 2024 चल रहा है तो 2024 के हिसाब से ये वर्तमान महासचिव बने हुए हैं, ठीक है। वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें, मतलब इससे पहले 8 रह चुके हैं, 8 महासचिव रह चुके हैं और 1 जनवरी 2017 से ये इनकी नियुक्ति हो चुकी है। इनका पहला कार्यकाल 2022 में समाप्त हो गया था और 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक के लिए इनको दूसरा कार्यकाल इनका चालू है। इससे पहले 2002 तक 1995 से 2002 तक के पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2005 से 2015 तक यूएनओ के हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज, एक जो एजेंसी है उसके मुखिया रह चुके हैं, मतलब उसके हाई कमिश्नर रह चुके हैं। 1999 से 2005 सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये खास बात है कि इनके बारे में, एंटोनियो गुटेरेस के बारे में, ठीक है जी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला जो हमारा अंग है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बेसिकली है क्या, आगे देखते हैं। देखो इसमें जजेस इस तरीके से होते हैं, हर देश में से जज चुने जाते हैं, किस तरीके से चुने जाते हैं आगे आपको पता चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जून 45 में, 26 जून 1945 में कैलिफोर्निया में चुनाव हुआ था इसका। इसका जो मुख्यालय है वो हैग नीदरलैंड के अंदर, आपको ये शांति महल याद हो जाए अच्छी बात है, वरना हैग नीदरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। इस न्यायालय के अंदर 15 जज बैठते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं और एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और 9 वर्ष के बाद किसी भी जज को दोबारा भी चुना जा सकता है। ऐसा यहाँ पे नहीं है, जैसे हमने वहाँ पे देखा ना कि इस अस्थायी सदस्य को दोबारा नहीं चुना जा सकता, लेकिन यहाँ पे न्यायालय को दोबारा चुना जा सकता है। न्यायाधीश केवल ऐसा व्यक्ति बनेगा जो अपने देश के उच्चतम न्यायिक पदों पर नियुक्त होगा। मतलब जैसे कि किसी देश को सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति जज रह चुका है तो ऐसे व्यक्ति को ही मौका यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि भैया वो अपने सब्जेक्ट में, अपने चीज़ में माहिर होना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति को उठा के नहीं बिठाया जाता है यहाँ पे, ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जो अपने देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सबसे सुपीरियर कोर्ट के अंदर क्या हो, जज के पद पर रह चुका हो। एक महत्वपूर्ण एक्सेप्शन यहाँ पे लगाया जाता है कि ऐसी चीज़ है कि एक ही देश से 2 जज नहीं हो सकते। अगर भारत से एक जज है तो दूसरा जज किसी और देश से लिया जाएगा, ना कि भारत से। न्यायाधीश को चुनाव होने के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत होना चाहिए। देखो, जब न्यायाधीश चुना जाएगा कहीं भी तो जो जो यहाँ पे कार्यकाल उनका जो 9 वर्ष का है, तो उसको चुनने के लिए जो आम सभा, जैसे हम महासभा कह रहे थे, और सुरक्षा परिषद दोनों के जो सदस्य जब पूर्ण बहुमत दे देंगे तो किसी न्यायाधीश को चुना जाता है। देखिए, नाम में इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बेसिकली देखो काम क्या करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है। ये साधारण सभा गैर सुरक्षा परिषद को कानूनी सलाह भी देता है। भैया देखो, ऐसे काम जहाँ पे सुरक्षा परिषद काम नहीं कर पा रहा तो ऐसे मसलों पर ये क्या कर देता है, सॉरी, ये जो आम सभा और सुरक्षा परिषद, गैर नहीं यहाँ पे और है, और शब्द है, सुरक्षा परिषद को कानूनी सलाह देने का काम भी किसका होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का होता है। अगला जो हमारे पास अंग है वो है न्यायसिता परिषद, जो हमारा यूएनओ का 5वां अंग है हमारे सामने। तो यूएनओ का जो ये 5वां जो अंग है किस तरीके से काम करता है वो देख लेते हैं। पहली चीज़ समझ लीजिए, इस अंग को 1994 में समाप्त कर दिया गया था। क्यों किया गया था अभी आपको पता चलेगा। देखो, न्यास परिषद बेसिकली जो यहाँ पे 11 सदस्यों का एक समूह था, बेसिकली इसमें जो 5 परमानेंट सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, उनको भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं, इसकी स्थापना की बात करें तो ऐसे न्यास प्रदेश के पर्यवेक्षक हेतु की गई थी जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
बात स्वायत्ता शासन की शुरुआत नहीं हो सकी थी। मतलब देखो ऐसी चीज़ है, बात ये है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता, तो उसके बाद 11 ऐसे क्षेत्र थे, 11 आप मान लीजिए ऐसे देश थे जहाँ पर उनको स्वायत्ता शासन नहीं था, मतलब वो खुद अपनी शासन व्यवस्था नहीं संभाल सकते थे। तो उनकी शासन व्यवस्था संभालने के लिए ही न्यासिता परिषद को स्थापित किया गया था। ठीक है, इन क्षेत्रों की संपूर्ण देखरेख न्यास परिषद की जिम्मेदारी थी। इसमें 11 देश रखे गए थे, जैसे बताया गया आपको। इसमें अंतिम देश जो अगर बात करें, प्लाऊ था। इसमें क्या था? प्लाऊ। प्लाऊ सुरक्षा परिषद द्वारा न्यास समझौता समाप्त हो गया। मतलब प्लाऊ जब आज़ाद हो गया, प्लाऊ ने ये घोषित कर दिया कि भाई अब हम अपने देश की सुरक्षा, मतलब ये प्लाऊ बेसिकली एक द्वीप है, तो प्लाऊ ने बेसिकली औपचारिक तौर पे ये घोषणा करी कि भाई अब हम अपने स्तर पे स्वायत्तता हमारे पास है। तो इस आधार पे जब ये देखा गया कि सभी 11 देश अपनी स्वायत्तता के आधार पे अपने देश को चला सकते हैं, तो 1 नवंबर 1994 में न्यास परिषद को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 5वां अंग है हमारा। इसके बाद छठा अंग जो हमारे सामने है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। बेसिकली थोड़ा सा इसके बारे में एक ऑप्शन भी आगे बताता हूँ मैं क्या था। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात करें तो महासभा द्वारा इसमें 54 सदस्य होते हैं। मतलब महासभा सभा चुनती है इसके 54 सदस्यों को। कितने? 54 मेंबर्स को। 54 जो सदस्य होते हैं वो एक 1/2, मतलब आधे से ज़्यादा वोट के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें 1/3 सदस्य, मतलब पहली चीज़ है, कोई भी अगर सदस्य 54 चुना जाएगा तो उसमें आधे से ज़्यादा वोट उसे प्राप्त होने चाहिए। और इसमें से 1/3 मतलब 33% जो इसके सदस्य हर 3 साल के बाद बदले जाते हैं। ठीक है, वही बात है कि एक व्यक्ति अगर पद से मुक्त हो गया, दोबारा उस व्यक्ति को नहीं चुना जाएगा। आगे महासभा के अधीन क्या क्या चीज़ें आती हैं? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंग के रूप में काम करती हैं। ठीक, इन सब का जो दायित्व है, इन सब का जो ये सभी परिषद है किसके लिए उत्तरदायी हैं? सारी की सारी इस आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए। साथ के साथ ये जो फंडिंग वाला काम है हमारा, मतलब कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला काम भी करता है। जो पैसे संबंधित चीज़ें हैं, दुनिया में किसको कितना पैसा देना और कहाँ से कितना पैसा प्राप्त करना है, इस सब की देखरेख कौन करता है भैया? ये आपका जो सामाजिक और आर्थिक परिषद है। ठीक है जी, चलिए महत्वपूर्ण बात आगे देखते हैं यूएनओ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसी आपके सामने इस तरीके से 7 एजेंसी है। WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, UNDP, UNHRC, UNHCR। देखो दोनों में थोड़ा फर्क समझ आ रहा है आपको। ये मानवाधिकार आयोग है, ये शरणार्थी उच्चायोग। ठीक है, शरणार्थी उच्चायोग के बारे में अगर देखें तो इसके हाई कमिश्नर रह चुके थे कौन? एंटोनियो गुटेरस। UNCDAD, अंकटाड बोलते हैं सब, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। बेसिकली सबकी डेट वाइज, सबको टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं, ढंग से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है जी। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य एजेंसी में सबसे पहला है WHO। फिर WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर भी काम करता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर है। ठीक है, 19 इसमें 194 सदस्य हैं, मतलब यूएनओ से भी एक अधिक इसमें सदस्य है। भारत भी इसका सदस्य है। भारत के अंदर इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के लिए देखो काम क्या करेगा, नाम देखिए इसका क्या है, स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित जो भी गाइडलाइन जारी होती है, जो भी एडवाइजरी जारी होगी, जैसे कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा बार बार गाइडलाइंस जारी की जा रही थी कि बार बार हाथ धोइए, दूरी बना के रखिए। ये सारी गाइडलाइंस कहाँ से आ रही थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, दूसरी जो एजेंसीज के हमारे सामने जो आती है वो है यूनेस्को। बेसिकली आपकी यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी एक बात बता दूं जो मैं बताना चाह रहा था पहले। तो वो बात ये है कि देखो यूनेस्को जो है आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, लेकिन यहाँ पे सामाजिक नहीं है, वैज्ञानिक है। लेकिन यदि आपके पेपर में आता है तो आपको सामाजिक शब्द ही लिखना है, क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी की से पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपका यहाँ पे सामाजिक शब्द होना चाहिए। ठीक है जी। बेसिकली यूनेस्को जो संगठन है इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस के अंदर है। इस पे 195 सदस्य हैं, मतलब एक और अधिक, WHO से भी एक अधिक है इसमें। और साथ के साथ इसके सहयोगी 8 सदस्य भी इसमें शामिल है। इसको क्यों बनाया गया? देखो यूनेस्को की फुल फॉर्म देखो, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक। तो शिक्षा और विज्ञान संस्कृति का बढ़ावा करना, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, आपस में बातचीत के माध्यम से शांति और संस्कृति को बढ़ावा देना। तो जितने भी ये शब्द हैं इनके बारे में अगर लिख दोगे, शिक्षा को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, ये बातें आप लिख दोगे तब भी आपको नंबर इसके अच्छे खासे मिल जाएंगे। देखो कोई भी चीज़ ना आपको रटने वाली नहीं है, इसमें रटने वाली क्यों नहीं? संगठन के काम आपको इजीली समझ आएंगे नाम के आधार पर। अब देखो अगला वाला भी देखो, ये है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। बाल कोष मतलब बच्चों के लिए। इसका जो मुख्यालय अमेरिका, न्यूयॉर्क के अंदर है। स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद।
ठीक है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो माताएं और बच्चे थे उनको इमरजेंसी में भोजन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई थी इसके द्वारा। 53 में संगठन का नाम बदल करके, पहले इसका नाम लंबा सा था, अब छोटा नाम कर दिया गया। इसका छोटा नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है जी। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को आपातकालीन सुविधाएं उपस्थित कराना, बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, विकासशील देशों में जो बच्चों के जन्म दर को बढ़ावा देना है, शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को स्थापित करना है कि जो महिला और पुरुष में असमानता होती है बच्चों के अंदर, उस चीज़ को बचाना। अगली एजेंसी है यूएनडीपी, बेसिकली डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित है, विकास कार्यक्रम से संबंधित है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। स्थापना इसकी 1965 में हुई थी। ये संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास के कार्यक्रम का हिस्सा भी है। यूएनडीपी बेसिकली गरीबी को समाप्त करने के लिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू करने के लिए, कानून शासन जैसे संस्थाओं का निर्माण करने के लिए बनाया गया इसको। यूएनडीपी किस तरह की रिपोर्ट जारी करती है? इसमें प्रति व्यक्ति आय की निर्धारण होता है, शिक्षा का स्तर हो गया, जीवन प्रत्याशा, एक व्यक्ति की औसत आय के बारे में अनुमान लगा करके ये रिपोर्ट बनाती है। एक बात आती है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस आधार पर देश की आर्थिक तरक्की का पता चलता है कि मानव विकास सूचकांक क्या दिखाता है, किस देश की व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, शिक्षक स्तर कैसा है, लोगों की जीवन प्रत्याशा कितनी है, लोगों की औसत आयु कितनी है, ये सब यूएनडीपी के अंतर्गत आता है। ठीक है जी। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन, स्थापना की गई थी 46-47 के आसपास, लेकिन औपचारिक तौर पर महासभा ने इसे स्थापित कर दिया 2006 के अंदर। ठीक है। और ये क्या करता है, दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रसार संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। कहीं भी ऐसा लगता है कि मानवाधिकार से संबंधित कोई भी कार्यक्रम को लेकर प्रॉब्लम है तो ये वहाँ पहुँच जाता है और अधिकारों के लिए लड़ता है। ठीक है। इसके बाद है UNHCR, इसका मतलब है हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज। ठीक है। शरणार्थी उच्चायोग, स्थापना 1950 में सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात की गई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसका मुख्य काम है जो शरणार्थी होते हैं, जिनके पास क्या नाम है, ऐसे व्यक्ति जो अपने राज्य से बाहर आ चुके हैं, अपने देश से बाहर आ गए हैं और दूसरे देश में शरण लेने वाले हैं या वो वापस जाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना और उनकी समस्या का समाधान ढूंढना। मतलब रेफ्यूजी पता है ना कौन होते हैं, जो ऐसे व्यक्ति जो दूसरे देश से आते हैं तो उन्हें हम शरणार्थी कहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये संगठन काम करता है। अगला जो संगठन है हमारे सामने अंगटाड है। अंगटाड में देखिए नाम है व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जो व्यापार और विकास से संबंधित गतिविधि करी गई। ठीक है। तो ये जो संगठन है बेसिकली इसकी स्थापना अगर बात करें 1964 में की थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। एक चीज़ आप कॉमन पर पा रहे होंगे कि अधिकतर जो मुख्यालय हैं इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। फुल फॉर्म इसकी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी इंग्लिश में दोनों तरीके से बता दी गई। इसका उद्देश्य क्या है, जो भी विकासशील देश है उनके विकास के लिए अनुकूल एवं एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देना। मतलब जो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर जोर देने की बात ये करते हैं। ठीक है जी। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक। लीग ऑफ नेशन पढ़ लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ लिया। ठीक है। इन संगठन को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं बाकी जो भी हमारे वर्ल्ड बैंक बचा है, विश्व स्वास्थ्य व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमनेस्टी इंटरनेशनल, और इसके बाद ये भी संगठन है, सारे के सारे संगठन हम एक एक करके पढ़ेंगे एक स्लाइड में जल्दी जल्दी। ठीक है। तो अगला हमारे सामने क्या है भैया, जो तीसरा है वर्ल्ड बैंक। देखो नाम में क्या है, वर्ल्ड बैंक, दुनिया का बैंक। तो दुनिया का बैंक भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 45 में स्थापना हुई इसके। वर्तमान समय में 189 इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है जो विकासशील देशों के लिए के विकास का समर्थन, जो विकासशील देश है उनका विकास हो उनके लिए पैसा देना इसका काम होता है, क्योंकि ये भैया वर्ल्ड का बैंक है, दुनिया का बैंक है। वित्तीय सहायता कम ब्याज दर पर, शून्य ब्याज दर पर भी देता है कई बार, और कई बार अनुदान के रूप में भी राशि देता है। संगठन देश जो भी इसके सदस्य इसमें शामिल हैं उसको नीतिगत सलाह और तकनीकी सलाह देने का, सहायता प्रदान करने का काम भी वर्ल्ड बैंक का होता है। एक बात बता दूं वर्ल्ड बैंक के बारे में, आपको याद होगा भारत में एक बारी वो 1960 में सिंधु जल नदी संधि हुई थी। कब? 1960 में। आयूब खान और वो थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उस समय में इसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराने में। ठीक है जी। तो बेसिकली ये संगठन सहायता भी प्रदान करता है अपने सदस्य देशों को आसान ऋण में अनुदान देना, मतलब ऋण लोन देना, और जो देश ज़्यादा गरीब होते हैं उन्हें ये अनुदान वापस भी नहीं चुकाना पड़ता। मतलब जो बहुत गरीब देश है उनको कहता है कोई बात नहीं, आप इस अनुदान को रख लीजिए, ऐसा भी होता है। चलिए, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है, 1945 में स्थापित हुआ। बेसिकली 1995, सॉरी 45 नहीं, 1995 में स्थापित हो, सॉरी गलती से हो गया। 1995 में इसकी स्थापना हुई। इससे पहले 1995 से पहले इसका नाम क्या था, गेट
जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका नाम हुआ करता था। मुख्यालय वही जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। 164 सदस्य हैं 2016 के हिसाब से। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार नियमों को तय करता है। नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन। तो ये विश्व में जितने भी व्यापार के नियम कायदे उनको तय करता है। संगठन देशों की नीतिगत सलाह और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण अनुदान भी देता है। जो ज़्यादा गरीब होते हैं उन्हें वापस नहीं चुकाना पड़ता। इस प्रकार से ये काम भी यहाँ पे ये करता है। बेसिकली मतलब ये आप समझ लीजिए, शायद ये पॉइंट इससे नहीं है, वर्ल्ड बैंक के यहाँ पे रिप्रिंट हो गए। इस पॉइंट को आपको नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है यहाँ तक के पॉइंट, मतलब ये दोनों पॉइंट लास्ट वाले आपको नहीं लिखने। आपका मेन पॉइंट ये है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में वैश्विक व्यापार के नियमों को ये तय करता है। ये काम आपको देखना है, ठीक है जी। ओके, आगे चले। नेक्स्ट पे हमारे पास है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मुख्यालय वाशिंगटन DC में। सदस्य 190 हैं। उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया? विश्व स्तर पर वित्त व्यवस्था को देखना, मतलब फाइनेंस की प्रॉब्लम जिस देश के पास है उसको वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराना। इस संगठन में सभी को एक बराबर नहीं, मतलब एक ऐसा संगठन है जिसमें सभी को बराबर वैल्यू नहीं दी जाती। इसमें G7 के जो सदस्य हैं, G7 में जो सदस्य जैसे यहाँ पे अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली, ये कनाडा, ये G7 सदस्यों को 40% के आसपास, 40% से ज़्यादा वोट प्राप्त है। 1994 में इसको स्ट्रक्चर बनाया गया था। 1945 में इसके हस्ताक्षर किए गए थे। अकेला अमेरिका के पास इसके वोट राइट 16% है। मतलब यूँ कहा गया, जिसका जितना ज़्यादा योगदान, जो जितना ज़्यादा फंडिंग करता है इसको, उतना ज़्यादा इस पर ताकतवर बनाया गया, मतलब उतना ज़्यादा उसको अधिकार इसको दिया गया। बात करें भारत की, तो भारत के केवल इसमें 2%, 2.64% के इसमें योगदान है, मतलब इसमें शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, इस हिसाब से इसको रखा गया है। इसके परसेंटेज जैसे मान लेते हैं कि इस कंपनी में शेयर होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी दिया गया कि जिस व्यक्ति ने जितना ज़्यादा अधिक पैसा लगाया उतना अधिक उसमें उसको शक्तियाँ प्रदान की गई। नेक्स्ट हमारे सामने एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर भी कार्यरत है। बेसिकली ये एक NGO, स्वयंसेवी संगठन, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। स्थापना 1961 में हुई थी। 1961 में एक अंतर्राष्ट्रीय क्या हुआ था भैया, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसे हम नॉन अलाइंड मूवमेंट भी कहते हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय घटना और थी, दुनिया भर में बर्लिन की दीवार का खड़ा होना। 1961 में स्थापना हुई एमनेस्टी इंटरनेशनल की। उसका मुख्यालय लंदन के अंदर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया। किसके लिए? मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए। ये संगठन मानवाधिकारों की रक्षा से जुड़ी जितनी भी रिपोर्ट होता है उसको तैयार करता है, उसको छापता रहता है। ठीक है, ये काम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला हमारे पास है ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट का मतलब होता है मानवाधिकार। स्थापना इसकी हुई थी 1978 में। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क के अंदर है। ये भी एक स्वयंसेवी संगठन है जो मानवाधिकारों की वकालत करता है। उससे संबंधित जितने भी रिसर्च वगैरह होती है और यही संगठन के द्वारा की जाती है। ये अमेरिका में है और अमेरिका का सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन है। ये पूरी दुनिया का ध्यान, पूरी दुनिया की जो मीडिया है उसका ध्यान मानवाधिकारों की तरफ खींचता है। जहाँ भी ऐसा लगता है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पर ये मीडिया के माध्यम से पहुँच जाता है। ह्यूमन राइट वॉच में कई देशों को अलग अलग पृष्ठभूमि के पत्रकार, वकील, शिक्षाविद और देशों के विशेषज्ञ शामिल हैं। देखो, जो बेसिकली ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो ह्यूमन राइट वॉच ना संगठन की कोई निश्चित जॉब नहीं है यहाँ पे भाई। कोई व्यक्ति पत्रकार है, वकील है, शिक्षाविद है, देश के विशेषज्ञ हैं, वो इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इसके लिए काम करते रहते हैं अपने देश से ही। ठीक है, अगला है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बेसिकली इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1919 अक्टूबर में इसकी स्थापना है। देखो भैया, आप मैं बता रहा हूँ, देखो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो ऐसे संगठन है जिनकी स्थापना पहले भी हो गई है। किसके? यूएनओ से पहले। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को प्रोन्नत मतलब ज़्यादा उन्नत करना तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना। मतलब श्रमिकों की स्थिति के हिसाब से, श्रमिकों की जो स्थिति अच्छी हो, मतलब काम करने के लिए उनको अच्छा माहौल दिया जाए। ठीक है, मुख्य काम क्या है? सामाजिक न्याय की कुशल स्थिति को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से श्रमिकों से काम कराना, श्रमिकों की सुरक्षा, समानता और सम्मानजनक स्थिति को बनाए रखना ये काम है, और रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों को बढ़ावा देना ये संगठन का मुख्य काम है। ठीक है, एक जो संगठन है हमारे पास IAEA, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। स्थापना 1957 में हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया एक देश है जिसके अंदर इसका मुख्यालय है। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा मतलब आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। मतलब ये कहते हैं कि जो देश के जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको ना आप युद्ध में नहीं लगाइए। मतलब सेना के पास जो सेना का हथियार अलग है और देश की जो हमारे पास ऊर्जा एजेंसी है, ऊर्जा जो है देश की परमाणु ऊर्जा, वो देश की तरक्की के लिए लगाइए, युद्ध में मत लगाइए। ठीक है, इस संगठन के जो अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों में नहीं किया जाना चाहिए। इसका मुख्य यहाँ पे मुख्य कार्य बनता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी,
अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी बेसिकली ये भी क्या है, हमारे एक संगठन के तौर पे काम करता है। बेसिकली ये देखो काम क्या कर रहा है, जो भी हमारे व्यक्ति होते हैं जो आपदा वदा से पीड़ित होते हैं, ठीक है, उन पीड़ितों की सहायता करना, सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाना वाले नियमों को, मतलब ये सोचता है कि दुनिया भर में जो लोग परेशान हैं, आपदा से परेशान हैं, हिंसा से परेशान हैं, उनकी मदद करना। 1863 में, देखो सबसे पुराना संगठन मेरे को यही लग रहा है, 1863 में हेनरी ड्यूनेंट्स ने इसकी स्थापना करी थी। ये कोई व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये है हमारा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। बेसिकली आपदा और बाढ़ पीड़ितों को ये सहायता प्रदान करता है, आपको ये याद रखना। ठीक है, आगे चलेंगे। ग्रीन पीस, देखो ग्रीन पीस हरियाली से रिलेटेड है। हरियाली इन द सेंस कि भैया हमारे आसपास एनवायरनमेंट साफ रहे, पेड़ पौधों को नुकसान न हो, पर्यावरण बचा रहे। 1971 में स्थापना हुई थी, एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर मुख्यालय है। आज ग्रीन पीस के जो सदस्य हैं 3.5 लाख से ज़्यादा है। मैंने बताया देखो ये कोई देश नहीं है सर, है ये व्यक्तियों के समूह द्वारा चलता संचालित किया जाता है। एक जैसे एनजीओ होता है, आपको मन किया, आपको लगता है उसमें मदद करनी चाहिए, आपकी अच्छी भावना है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ग्रीन पीस में लगभग 3.5 लाख से अधिक सदस्य शामिल हो चुके हैं। 1971 से लेकर के स्थापित ग्रीनफील्ड फाउंडेशन विश्व समुदाय के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने, पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का काम करता है कि सरकार लगातार समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए जाने चाहिए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। ग्रीन पीस का कहना है कि इसका लक्ष्य पृथ्वी को अपनी सभी विविधताओं में जीवन पोषित करने की क्षमता को सुनिश्चित करना हो। पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं सभी को यहाँ पे भैया जीने का अधिकार, उनको पोषित रहने का अधिकार है, उनको जिंदा रहने का अधिकार है। इस बात पर ये ज़्यादा जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ आधारभूत सिद्धांत है, मतलब देखो ये टॉपिक तो हमारे वो खत्म हो गए। जो एजेंसी है, जो संगठन है, अब हमारे पढ़ेंगे यूएनओ की जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो मेन बातें कि यूएनओ के सिद्धांत क्या, मुख्य सिद्धांत क्या। यूएनओ के मुख्य सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो वो है सार्वभौमिकता और समानता के सिद्धांत। सार्वभौमिकता और समानता के सिद्धांत। दूसरा सद्भावना का सिद्धांत, विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करने का सिद्धांत, बल प्रयोग का सिद्धांत और सहायता के सिद्धांत। बल प्रयोग की बात कब आती है, जब कोई देश वार्ता के माध्यम से समझौता नहीं करता, अंतिम जब आपके पास क्या ऐसा माना जाता है कि जब आपके पास अंतिम चारा कुछ भी ना बचे, वहाँ पर युद्ध अनिवार्य हो जाता है। महाभारत में भी सुना होगा, कृष्ण ने कहा था यदि धर्म स्थापना के लिए आपको युद्ध भी करना पड़े तो वो भी लाजमी है। तो यहाँ पे ये बात ये लागू होती है कि अगर कोई देश को बातचीत के माध्यम से आप सहयोग बढ़ाइए, अगर नहीं मानने को तैयार हो तो अंत में आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये कार्य हुआ। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो रहा है, तो वीडियो लंबा ना हो इससे ज़्यादा, तो हम इसको बाकी सेकंड पार्ट में देखेंगे। इसकी बाकी चीज़ें हो रही हैं, हमारी कुछ क्वेश्चन आंसर भी चीज़ें हैं, तो हम वो सेकंड पार्ट में देखेंगे। अभी तक के लिए हमने जो चीज़ें देखी वो यहाँ तक का पार्ट देख लिया, बाकी हम सेकंड पार्ट के अंदर इसको देखेंगे। तो पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक जाके देखिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें। और पार्ट 2 देखने से पहले इस वीडियो को पूरा देख के जरूर जाए। थैंक यू।